एक मिनट। अब ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है ना, वो आज का आपके पास टॉपिक है जी, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ खसूसियत देखनी है, कुछ फीचर्स देखने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ये मैं इसका वीडियो लेक्चर पार्ट 2 अपलोड कर दूँ। जो इसका पार्ट 1 है ना, वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। तो अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स की खसूसियत के बारे में अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, तो पहले आप उसको देख लें, ताकि फिर आपको कुछ आइडिया हो जाए कि हमने किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है और क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी। और वो अब मैं वो जो रिमेनिंग पार्ट्स थे ना, वो मैं अब इसमें डिस्कस कर दूँ। ले जी, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ये खसूसियत है कि वो एक फिनोमिना शो करते हैं। उस फिनोमिना का क्या नाम होता है? उस फिनोमिना का नाम होता है आइसोमरिज्म। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो आइसोमरिज्म है ना, मैंने उसका मतलब लिख दिया है। एक वर्ड होता है आइसो, इसके भी एक वर्ड है आइसो और एक वर्ड है मर। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि सेम पार्ट्स। आइसोमरिज्म की आपके पास डेफिनेशन ये होती है कि सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनकी जो शेप्स होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो उनका मोलिकुलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? सेम होता है। चलिए फॉर एग्जांपल से बात समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाइड्रोकार्बन, जो कि इसके बीच में हाइड्रोजन और कार्बन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है और पांचों के पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में है, तो इसको हम कहते होते हैं नॉर्मल पेंटेन। 5 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक होगी बात। आपके पास ये एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है आइसोपेंटेन। अच्छा, ये जो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, नॉर्मल आइसो लिखा हुआ है, नियो लिखा हुआ है, ये किन ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के साथ नॉर्मल एन लगता है, आइसो लगता है, नियो लगता है? ये मैं इसके बारे में जो है ना एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, उसके भी मैं सारी बातें बता दूँगा कि ये नॉर्मल, आइसो और नियो किसके बारे में लगता है, किसके नाम के शुरू में लगता है। तो आप फिलहाल ये याद रख लें कि स्ट्रेट चेन में है तो इसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक हो गया। सेकंड कार्बन पे मिथाइल है कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, पेंटेन कहते हैं। ठीक हो गया। ये अल्केन की सारी फैमिली है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन ही, लेकिन दूसरे कार्बन पे ऊपर भी CH3 लगा हुआ है और नीचे भी CH3 लगा हुआ है, नियोसान लग जाएगा। फिलहाल आप इनका ऐसे एज इट इज़ नाम याद रखें। मैं बाद में इसका एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, उसके भी मैं बताऊँगा कि नॉर्मल किसको कहते हैं, आइसो किसको कहते हैं और नियो किसको कहते हैं। ठीक हो गया। इन तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C5H12। ठीक होगी बात। यानी कि इसके भी में, पेंटेन के भी में कार्बन के 5 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम होते हैं? 12 एटम होते हैं। अब इसी पेंटेन को हम देखते हैं। इस पेंटेन का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके पास ये है कि पांचों के पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और इसी पेंटेन का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है आइसोपेंटेन। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है और एक कार्बन ज़रा बाहर चेन से बाहर लगा हुआ है, ब्रांच बन गई हुई है, ये ब्रांच है। अगर स्ट्रेट चेन के ऊपर कोई कार्बन आके अटैच हो जाए ना, फिर हम उसको कहते होते हैं ये ब्रांच है। और इसी पेंटेन का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके पास कौन सा है? नियोपेंटेन के 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में थे और 2 कार्बन साइड ब्रांच पे आ गए। तो अब ये देखें, आपके पास पेंटेन का मोलिकुलर फार्मूला तो एक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला कितने हैं? 1 2 3 स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो ज़रा देखिएगा कि सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि पेंटेन का मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? डिफरेंट है। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते होते हैं? आइसोमरिज्म नाम देते होते हैं। कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो, उसको हम कहते होते हैं आइसोमर। ये एक दूसरे के क्या है? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर है। और ये जो पूरा फिनोमिना हो रहा है, इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते होते हैं? आइसोमरिज्म। जहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होगी। ले जी, आगे मैं आपको बताता हूँ जिनके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपको आइसोमरिज्म का फिनोमिना क्यों शो करते हैं।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको आइसोमरिज्म का फिनोमेना क्यों नहीं शो करते? आइसोमरिज्म आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई है। ये जो आपके पास आइसोमरिज्म का फिलहाल तो हम इतना सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, आगे आप चलेंगे तो आइसोमरिज्म का एक पूरा डिटेल टॉपिक है, तो तब उसके भी में जो है ना हम इसको मज़ीद पॉलिश करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो आपके पास यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन और एग्जाम्पल है। तो अब हमने बात इस चीज़ पे करनी है कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। वाई? ज़रा देखिएगा। आपको मैंने पिछले इसके पार्ट 1 लेक्चर में बताया था कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक हो गई जी बात? लीजिए, आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में क्या चीज़ होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही होती है? शेयरिंग हो रही होती है, कोवलेंट बॉन्ड। अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं? वो ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं। ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। ठीक हो गया जी? ऑर्बिटल्स के भी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है? शेयरिंग हो गई है। तो ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप करने का तरीका कार होता है वो हमें कौन बताता होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरी है, वो बताती होती है कि ऑर्बिटल्स किस तरह आपस में जो है ओवरलैप करते हैं। ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल, वो आपके पास क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। यानी कि उनकी कोई ना कोई क्या होती है? उनकी डायरेक्शन होती है। एस की डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, लेकिन जो पी होते हैं ना ऑर्बिटल्स, उनकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। इसका मतलब ये है कि कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में ओवरऑल क्या चीज़ होती है? डायरेक्शन होती है। हाइब्रिडाइजेशन आपको और कोवलेंट कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एंगल्स के बारे में भी बताता है और स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है या लीनियर स्ट्रक्चरल है। हाइब्रिडाइजेशन आपको सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है। इसका मतलब ये है कि कोवलेंट कंपाउंड के बीच में क्या चीज़ होती है? डायरेक्शन होती है। अगर आपने डायरेक्शन को बदला तो आपका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे ये देखें ना, यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है। जहाँ पे मैंने एक कार्बन को उठाया और यहाँ पे लगा दिया, स्ट्रक्चर बदल दिया। यानी कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग का तरीका है वो मैंने बदल दिया, जहाँ पे भी मैंने स्ट्रक्चर को बदल दिया। यानी कि जिन कंपाउंड्स के बीच में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होना, तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है? डायरेक्शन होती है। अगर आपने डायरेक्शन को बदल दिया तो आपके पास स्ट्रक्चर भी बदल जाता होता है। ठीक होगी जाता बात? जी, एग्जाम्पल सारी। अब आ जाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि आयोनिक कंपाउंड, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड या NaCl है, आयोनिक कंपाउंड है। उनके बीच में क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स, एक एटम के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही, इसका मतलब है यहाँ पे ऑर्बिटल्स का ओवरलैप नहीं हो रहा। इसका मतलब है यहाँ पे ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। इसका मतलब है यहाँ पे एंगल नहीं पता चलेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल लेस होते हैं। इनके बीच में कोई डायरेक्शन नहीं होती। आयोनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म का फिनोमेना इसीलिए शो नहीं करते क्योंकि आप आयोनिक कंपाउंड के बीच में हाइब्रिडाइजेशन को नहीं पढ़ते। आप हाइब्रिडाइजेशन को नहीं पढ़ते, आप वहाँ पे ऑर्बिटल्स को नहीं पढ़ते। अगर आप ऑर्बिटल्स को वहाँ पे पढ़ते तो उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती, और अगर डायरेक्शन होती तो आप उनकी डायरेक्शन को बदलते तो उनके स्ट्रक्चर को भी बदल देते। तो बड़ा बेसिक सी एक बात मैं बता रहा हूँ कि आयोनिक कंपाउंड के बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। दैट्स वाई आयोनिक कंपाउंड डू नॉट शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमरिज्म। तो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म शो करेंगे। वाई? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवलेंट कंपाउंड्स। वैसे भी ये बात जो है ना आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी हुई है
कि जो आपके पास आइसोमरिज्म का फिनोमिना है वो कौन शो करता है, कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड शो नहीं करते, इसके अंदर रीज़न भी लिखी हुई है। ठीक होगी जी जहाँ तक बात। ले जी आगे अगला आपके पास है 6 फीचर्स है आपके पास, डैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमने रिएक्शन के रेट के बारे में पता करना है। रेट का मतलब होता है वेलोसिटी, रेट का मतलब होता है रफ्तार, या रेट का मतलब होता है स्पीड। अब हमने ये देख लिया कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा कि फास्ट होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन। जो आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शन है आर स्लोवर देन आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन की निस्बत जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं। क्या रीज़न है ज़रा देखिएगा। जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहते होते हैं। क्यों? चूँकि उनके बीच में क्या चीज़ होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग हुई होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स द ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। चलिए बात को समझिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है CH4, जिसका नाम होता है मीथेन। अल्केन का एक मेंबर है जिसका नाम है मीथेन, CH4 है। H को मैंने ज़रा बाई लिख दिया और H ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक हो गया, सिंगल बॉन्ड है। और जहाँ पे किस चीज़ की शेयरिंग हुई हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, शेयरिंग हुई हुई है। इसका मैंने रिएक्शन किसके साथ करवाया है, क्लोरीन के साथ करवाया है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया होता है ताकि उनका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए। ये क्लोरीन है, Cl2 लिखते हैं, तो मैंने Cl2 को ज़रा खोल के लिख दिया, दरमियान में मैंने बॉन्ड भी शो कर दिया। ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होता है, सनलाइट की मौजूदगी में होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ये होगा कि जो आपके पास मीथेन है ना, वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर किसका बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर होगा क्या कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन गया। और हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ज़रा देखिए, सबसे पहले इस ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड और क्लोरीन के बॉन्ड ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, आपने पहले पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। पहले इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। फिर आपने कार्बन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड बनने का वेट करना है। यानी कि आपने पहले बॉन्ड ब्रेक होने का इंतज़ार करना है, फिर बॉन्ड बनने का इंतज़ार करना है। ठीक होगी बात। यानी कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक अच्छा खासा टाइम चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए। क्यों? पहले आपको पुराने बॉन्ड ब्रेक करवाने पड़ेंगे जिसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा, फिर नए बॉन्ड बनने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा। ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होगा। और जिस रिएक्शन में टाइम ज़्यादा लग रहा हो, आप कहते हैं जी ये रिएक्शन आपका क्या है जी, स्लो है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, स्लो होते हैं। अब आ जाए आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड होता है जी, आयोनिक कंपाउंड में सिंपली क्या होता है, सिंपली इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयोनिक रेडिकल इन एक्वस मीडियम। जो आपके पास आयोनिक रिएक्शन होते हैं ना, जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं, पहले इस बात को समझ लें, जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं जैसे NaCl हो गया और AgNO3 हो गए, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्यों सॉलिड फॉर्म में होते हैं? चूँकि आयोनिक कंपाउंड के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मैटर का सॉलिड होना, मैटर का लिक्विड होना, मैटर का गैस होना, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सॉलिड होगा आपका मेटल, अगर आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक है तो गैसेज होगी, अगर मॉडरेट है तो वो लिक्विड होगी। तो जो आपके पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्यों? उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब ये सॉलिड है, इनके दरमियान रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? रिएक्शन करवाने के लिए ना मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर होगी बात? ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, इन दोनों सॉलिड को अगर मैं करीब ले भी आऊँ ना तो इस सॉलिड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है और इस सॉलिड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। इन दोनों के मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन नहीं होगी, आपने सिंपली दो सॉलिड्स को एक दूसरे के करीब रख दी है, लेकिन ना इसका मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड कर रहा है ना इसका मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम दोनों सॉलिड्स को जो है ना वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। वाटर क्या करता है आपको बेहतर पता होगा कि वाटर के बीच में जब आप सॉल्ट डालते हैं तो वो उसके बीच में आइस को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। जब आइस को वो सेपरेट करता है तो आइस फ्रीली क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। ये बात आपने पढ़ी हुई है लोअर स्टैंडर्ड में कि जब भी आप किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो वाटर उसको डिसोसिएट करता है, तो जब वाटर उसको डिसोसिएट करता है तो आइस फ्रीली मूव करते हैं। तो यहाँ पे जब आप AgNO3 जो कि सॉल्ट था आपने उसको वाटर में डाला, एक्वस में डाला, इसका मतलब ये है कि एक्वस का बहुत वहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। आयोनिक रिएक्शन एक्वस मीडियम में होते हैं, क्यों? क्योंकि जो एक्वस होता है, वाटर होता है, वो क्या करता है, NaCl को डिसोसिएट कर देता है। अब आपके जेहन में जहाँ पे सवाल ये आ रहा होगा कि एक्वस ही क्यों, पेट्रोल क्यों नहीं यूज़ कर लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज़ कर लिया, जहाँ पे हमने वाटर सॉल्वेंट क्यों यूज़ किया? बेटा ये जो आपके पास सॉलिड है ये आयोनिक सॉलिड है। आयोनिक हमेशा आयोनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। एक्वस जो होता है, जो वाटर होता है, वो पोलर सॉल्वेंट होता है, तो पोलर में डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर में जो होता है। तो आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड होगा वो हमेशा रिएक्शन करेगा एक्वस मीडियम में। क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के ऊपर चार्जेस होते हैं और एक्वस वाटर के ऊपर भी चार्ज होता है। वाटर क्या करेगा, आपने AgNO3 सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर देना, वाटर Ag+ को अलग कर देगा, NO3 को अलग कर देगा। आपने NaCl को वाटर में डाला, वो उसको भी अलग कर देगा, उसको भी Na+ को अलग कर देगा, Cl- को अलग कर देगा। ठीक हो गया? जहाँ पे कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा, सिंपली अलग हो रहे हैं। फिर क्या रिएक्शन होगा, Ag+ किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। Cl के साथ पहले कौन था, Na था, तो उसकी जगह पे कौन आ गया, Ag आ गया। फिर Ag की जगह पे कौन आ गया, Na आ गया, तो क्या बन गया, NaNO3। इसको हम कहते होते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऑफ आयोनिक रेडिकल। देख लेना, जहाँ पे पहले Na था वहाँ पे Ag आ गया, जहाँ पे Ag था वहाँ पे क्या आ गया, Na आ गया। तो ये सिंपली डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव की जगह पे जा रहा है, उसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव की जगह पे जा रहा है, जहाँ पे इसका नेगेटिव उसके नेगेटिव की जगह पे जा रहा है, उसका नेगेटिव इसके नेगेटिव की जगह पे आ रहा है। सिंपली डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो जहाँ पे ना तो कोई बॉन्ड बन रहा है ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि आयोनिक रिएक्शन में ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, अंडरस्टूड बात है आपके, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है ये रिएक्शन क्या है, स्लो है, और आयोनिक रिएक्शन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। ठीक हो गई जी बात? ले जी, अगली आपके पास प्रॉपर्टी, अगली आपके पास फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, डेट इज सोलबिलिटी हल होने का अमल होता है। तो देखते हैं जी, सोलबिलिटी का एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक रूल है, वो क्या है जी, लाइक डिज़ोल्व लाइक। जो जैसा होगा वो वैसे में ही डिज़ोल्व होगा। यानी कि अगर कोई पोलर सब्सटेंस है, पोलर का मतलब होता है पोलर सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद है। पोलर सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर में डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर में। पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, जैसा कि वाटर में डिज़ोल्व होगा। NaCl वाटर में डिज़ोल्व होता है। NaCl पोलर सब्सटेंस है, उसके ऊपर प्लस और नेगेटिव चार्ज होता है, और वाटर भी पोलर सब्सटेंस है, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं।
नॉन पोलर सब्सटेंस आर सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज ईथर, बेंजीन एंड पेट्रोल। जो नॉन पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर सब्सटेंस का मतलब ये है जिनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद ना हो, जैसे कि कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो किस में डिजोल्व होगा, ईथर में डिजोल्व होगा, क्योंकि ईथर के ऊपर भी कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, बेंजीन के ऊपर भी चार्ज मौजूद नहीं होता और पेट्रोल के ऊपर भी चार्ज मौजूद नहीं होता। तो नॉन पोलर सब्सटेंस किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तभी हम इसको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। आपको पता है कोवलेंट कंपाउंड मजीद दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड और एक होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो अंडरस्टूड बात है, जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा, और जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा, जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। ये सिंपली सा जी आपका रूल था सोलबिलिटी का कि लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक होगी जी, ये आज का आपका टॉपिक था। ये आपके पूरे के पूरे जो फीचर्स है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका हुआ है। तो अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।